प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं पुनीता रावत, श्री भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय गोरखपुर। आज हम नागरिक शास्त्र के खंड अ समकालीन विश्व में राजनीति के अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैं इस पाठ की शुरुआत औपचारिक वक्तव्यों के साथ न करके वैज्ञानिकों के कथन के साथ करना चाहूँगी। आइंस्टीन ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा और चौथा विश्व युद्ध लाठी और डंडों से लड़ा जाएगा। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि आने वाले वर्षों में मनुष्य को दूसरे ग्रहों पर मानव बस्तियां बसाने की संभावनाएं तलाश लेनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते प्रदूषण और घटते संसाधनों की वजह से आने वाले हजारों सालों में पृथ्वी जीवन के लायक नहीं बचेगी। मानव स्वार्थ की विचित्रता देखिए कि हमने इतने परमाणु बम इकट्ठे कर लिए हैं कि हम एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार मानव जाति को नष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन और असंतुलित वैज्ञानिक विकास की वजह से हमने पृथ्वी को किस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ये प्रश्न राजनीतिक इसलिए है क्योंकि राज्यों की अर्थव्यवस्था नीति ने ही प्रदूषण को इस स्तर पर पहुंचाया है और अब इस मुहाने पर आकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास ही ज़्यादा सार्थक हो सकते हैं। बात गंभीर इसलिए है क्योंकि कृषि योग्य भूमि नहीं बढ़ रही है, उसकी उर्वरता कम होती जा रही है, चारागाह घटते जा रहे हैं, मत्स्य भंडार घट रहा है, समुद्रों का प्रदूषण बढ़ रहा है, कृषि का उत्पादन कम हो रहा है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें था कि 1 अरब 20 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिलता, 2 अरब 60 करोड़ लोगों को साफ सुविधाएं मुहैया नहीं होती, 30 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मर जाते हैं, पेड़ों की अनियंत्रित कटाई हो रही है, जैव विविधता कम होती जा रही है, परिस्थिति तंत्र का ह्रास हो रहा है। जैव विविधता मतलब पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी, जीव और वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियां जो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करती हैं जिसमें जीवन संभव हो पाता है। अगर ये प्रजातियां विलुप्त होंगी तो परिस्थिति तंत्र का ह्रास होगा, ओजोन परत में छेद हो रहा है और तटीय एरिया में बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बच्चों, पर्यावरण का क्षरण और अपक्षय मानवीय स्वार्थ मूलक गतिविधियों का परिणाम है और अब ये संकट वैश्विक हो गया है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है क्योंकि जलवायु परिवर्तन राष्ट्रों की सीमाएं नहीं देखते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास सामूहिक रूप से किए जाने चाहिए। हालांकि पर्यावरण को लेकर विश्व राजनीति में गहरे मतभेद हैं। मसलन किसने ज्यादा संसाधनों का उपयोग किया, किसने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इस आधार पर किसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है। पर्यावरण को लेकर राजनीतिक चरित्र 1960 के दशक के बाद से आना शुरू हुआ। सबसे पहले 1972 में पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 जून को आयोजित किया गया था। इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए 26 घोषणाओं को स्वीकार किया गया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई जो एक अब स्थायी संस्था है। चूंकि ये सम्मेलन 5 जून को आयोजित हुआ था इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1972 में ही क्लब ऑफ रोम ने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी, लिटमस टू ग्रोथ, जिसमें बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों के विनाश के बारे में चेताया गया था। इसी प्रकार से 1883 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकास और पर्यावरण के अंतर संबंध को जानने के लिए एक विश्व आयोग की स्थापना की थी जिसको ब्रटलैंड आयोग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्ष स्वीडन की राजनेता हर्लन ब्रटलैंड थी। उन्होंने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें जीवंत विकास या टिकाऊ विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। जीवंत विकास का अर्थ होता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से करें कि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया क्योंकि इसमें 170 देशों ने, हजारों स्वयंसेवी संस्थाओं ने, बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए एजेंडा 21 के नाम से एक वर्क फ्रेम प्रस्तुत किया गया जिसमें 27 घोषणाओं को स्वीकार किया गया। इसमें प्रत्येक राष्ट्र की साझी परंतु विभेदीकृत जिम्मेदारी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। साथ ही ये कहा गया कि वैश्विक स्तर पर प्रभावी कानून बनाए जाने चाहिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए, साथ ही वनों के संरक्षण के लिए वनवासियों के परंपरागत कानूनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। रियो सम्मेलन में एक बात उभर कर आई कि उत्तरी गोलार्ध के
विकसित देशों में और दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों की सरकारों के सरोकारों में अंतर है। विकसित देशों की प्रमुख चिंता ओजोन परत में छेद और वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी को लेकर थी, जबकि विकासशील देश अपनी आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण के प्रबंधन को लेकर परेशान थे। विश्व साझी संपदा। विश्व साझी संपदा उस क्षेत्र को कहते हैं जिस पर किसी देश विशेष का अधिकार नहीं होता, जैसे कि बाह्य समुद्र, महासागर, ध्रुवीय क्षेत्र, अंटार्कटिका और ये बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र। साझी संपदा पर प्रत्येक देश पर इस बात का प्रतिबंध होना चाहिए कि वो इस क्षेत्र में ऐसी कोई गतिविधि न करे जिससे सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। इसके लिए 1959 में अंटार्कटिकी पर्यावरण न्यायाचार, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और साथ ही 1991 में अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार बनाया गया। अंटार्कटिका 1,40,00,000 वर्ग किमी फैला हुआ एक ऐसा निर्जन क्षेत्र है जिसमें स्थलीय हिम का 90% भाग, जलीय 70% भाग मौजूद है। साथ ही इसका पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बहुत ही उर्वरा है। इस पर किसका अधिकार है, इस बारे में 2 दावे किए जाते हैं, जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड, चिले, नॉर्वे अपनी संप्रभुता का वैधानिक दावा पेश करते हैं। बाकी अन्य देश इसको साझी संपदा मानते हैं। 1980 में अंटार्कटिका के मध्य में एक बड़ा ओजोन परत में छेद विश्व की आंख खोल देने वाला था। साथ ही अगर हम बाह्य अंतरिक्ष के इतिहास को देखें तो वहां पर भी उत्तरी देश और दक्षिणी देशों के बीच एक गहरी असमानता नजर आती है, क्योंकि उत्तरी देशों के पास विकसित प्रौद्योगिकी और तकनीक है, इसलिए बाह्य अंतरिक्ष में उनके सैटेलाइट विकासशील देशों की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। बाह्य अंतरिक्ष में जो भी दोहन हो रहे हैं वो ना तो वर्तमान पीढ़ी के लिए बराबर है और ना ही आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बराबर है। उत्तर के विकसित देश और दक्षिण के विकासशील देशों में पर्यावरण को लेकर अलग अलग रवैया है। उत्तर के विकसित देश ये सोचते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में सबकी बराबर बराबर जिम्मेदारी है, जबकि दक्षिण के विकासशील देशों का मानना है कि लंबे प्रौद्योगिकी विकास में उत्तर के विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, संसाधनों का ज्यादा दोहन किया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। दक्षिण के विकासशील देश अभी आर्थिक प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए उन पर वो प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए जो विकसित देश पर लगाए जाएं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण और प्रयोग में भी विकासशील देशों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। रियो सम्मेलन में इस बात को साझी परंतु विभेदीकृत जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया गया। रियो सम्मेलन में कहा गया कि परिस्थिति तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली के लिए सभी देश विश्व बंधुत्व की भावना से सहयोग करेंगे। पर्यावरण के अपक्षय और शरण में हर देशों की अलग अलग योगदान है, इसलिए सभी देशों की साझी परंतु विभेदीकृत जिम्मेदारी बनती है। साथ ही विकसित देशों के समाजों का पर्यावरण पर ज्यादा दबाव है, उनके पास विपुल प्रौद्योगिकी है, वित्तीय संसाधन है, इसलिए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से कार्बन उत्सर्जन में भी विकसित देशों का हिस्सा बहुत ज्यादा है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने पर भी विकासशील देशों का हिस्सा कम है, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों को अलग रखा गया था। 1997 में जापान के शहर क्योटो में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें यह तय किया गया था कि 2008 से लेकर 2012 तक विकसित देश अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन जो है वो 5% तक कम कर देंगे, लेकिन 2013 तक भी ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। ये माना जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ऐसी गैसें हैं जो विश्व के तापमान को बढ़ाती हैं। दरअसल इन गैसों का एक स्तर से अधिक उत्सर्जन पृथ्वी के चारों ओर एक कवच का निर्माण कर देता है, जिससे सूर्य की किरणें आती तो हैं लेकिन उस अनुरूप परावर्तित नहीं हो पाती, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ जाता है, जलवायु चक्र अनियंत्रित हो जाता है। जलवायु चक्र अनियंत्रित होगा तो कृषि उत्पादन पर फर्क पड़ेगा, साथ ही बाढ़, सूखा, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर वैश्विक तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। समुद्र का जलस्तर अगर बढ़ेगा तो तटीय क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाएंगे। साझी संपदा।
साझी संपदा उस क्षेत्र को कहते हैं जिस पर किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है, लेकिन निजीकरण, गहनतर खेती, बढ़ती हुई आबादी, पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट के कारण पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार जो है वो घटता जा रहा है। साथ ही इसकी गुणवत्ता और गरीबों को मिलने वाली इसकी उपलब्धता कम होती जा रही है। हालांकि भारत में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा का चलन है। इसमें सबसे सुंदर उदाहरण है वन पावन प्रांतरों की परंपरा, जिसमें वनों के एक विशेष भाग को नहीं काटा जाता। ये माना जाता है कि वहां पर पुण्य आत्मा या देवताओं का निवास स्थान है। इसको राजस्थान में वानी या केकड़ी कहते हैं, झारखंड में जहरा थान या सरन कहते हैं, मेघालय में लिंगदो, केरल में काव, उत्तराखंड में देवभूमि जैसे सैकड़ों नामों से जाना जाता है। हम लोग पीपल, बरगद और तुलसी में देवताओं का वास मानते हैं। पहाड़ों में हम देवियों का निवास स्थान मानते हैं। साथ ही नदियों को हम माता मानते हैं। ये सारी परंपराएं जो थी मनुष्य और प्रकृति के बीच तादात्म्य स्थापित करके दोनों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी, क्योंकि न सिर्फ प्रकृति बल्कि हमारा शरीर भी जल, थल, आकाश, वायु, अग्नि इन 5 महाभूतों से बना हुआ है। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने अस्तित्व को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आज विकास के नाम पर हमने भौतिक सुविधाओं का इतना जखीरा इकट्ठा कर लिया है कि उसने मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है। भारत में वन पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण मानव जीवन शैली के अंग हैं। भारत का ये मानना है कि विकसित देशों ने अपनी लंबे प्रौद्योगिकी विकास में ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है, ज़्यादा संसाधनों का दोहन किया है, ज़्यादा चूंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। जबकि पर्यावरण संरक्षण में विकासशील देशों की जिम्मेदारी इस तरह निर्धारित की जानी चाहिए कि उनके और आर्थिक विकास पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत पर्यावरण न्याचार बाध्यता के अंतर्गत चर्चा चली थी कि तेजी से विकसित होते देश जैसे कि ब्राजील, चीन और भारत को पर्यावरण बाध्यताओं को मानते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहिए। लेकिन भारत का इस मामले में ये कहना है कि 2030 तक भी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद भी वो विश्व के औसत उत्सर्जन के आधे से कम होगा। भारत जीवन विकास की अवधारणा को अपनाता है। साथ ही भारत में 1972 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। साथ ही ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे ई वाहनों का प्रयोग बढ़ रहा है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत ऊर्जा के ज्यादा प्रभावी उपयोग करके 10,000 मेगावाट ऊर्जा को बचाया जा सकेगा। साथ ही 2003 में बिजली अधिनियम पुनर्नवा कार्यक्रम चलाया गया। विश्व के पुनर्नवीकृत कार्यक्रमों में सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बायोडीजल के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि वनों के 23% से बढ़ाकर वनों को 33% किया जाना चाहिए। साथ ही भारत का ये भी कहना है कि विकसित देश जो है विकासशील देशों को कम कीमत पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी और वित्तीय साधन मुहैया कराएं, ताकि विकसित देश भी वर्क फ्रेम कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। साथ ही दक्षिण एशिया के जो देश हैं उन्हें पर्यावरण के बारे में अपनी एक आम राय रखनी चाहिए, ताकि इस क्षेत्र की जो आवाज है वो वजनी हो सके। वर्तमान में पर्यावरण आंदोलन सबसे जीवंत और प्रभावकारी आंदोलनों में शुमार हैं। इन आंदोलनों से नए नए विचार निकलते हैं। साथ ही ये दृष्टिकोण विकसित होता है कि हमें व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दक्षिणी देशों में जैसे कि भारत, चिले, मैक्सिको, मलेशिया, अफ्रीका, इनके सामाजिक पर्यावरण आंदोलनों पर बहुत ज्यादा दबाव है। 3 दशकों से सक्रियता का दौर जारी है, लेकिन वनों की कटाई खतरनाक ढंग से हो रही है। पिछले 1.5 दशक में विशालतम वनों का विनाश हुआ है। इसी प्रकार से उत्तरी देशों के वन आंदोलन और दक्षिणी देशों के वन आंदोलन में भी भिन्नता है। दक्षिणी देशों के जो वन हैं वो निर्जन नहीं है, जबकि उत्तरी देशों के वन जनविहीन है, अर्थात वहां पर कोई नहीं रहता। पश्चिमी दृष्टिकोण ये मानता है कि मानव को अलग रखकर प्रकृति और वनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, जबकि दक्षिणी देशों के पर्यावरण के अधिकांश मसले इस मान्यता पर आधारित हैं कि वहां पर लोग
बसते हैं। फिलहाल दक्षिणी देशों में विजनपन का जो एक मान्यता है वो अभी नदारद है। खैर, फिलीपींस में हरित संगठनों द्वारा गरुड़ों को बचाने के लिए अभियान चलाया गया। भारत में बंगाल टाइगर को बचाने के लिए अभियान चलाया गया। इसी के साथ ही दक्षिण अफ्रीका में हाथी दांत के लिए हाथियों को निर्दयतापूर्वक मारने के खिलाफ भी अभियान चलाया गया। ये सारे अभियान वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की अगुवाई में चलाए गए। इसके साथ ही दक्षिणी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए खुल चुकी है, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण का दौर है। खनिज उद्योग जो होते हैं वो भूमि से खनिज संसाधन निकालते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जल, भूमि और स्थल मार्ग जो है वो प्रदूषित होते हैं, वनस्पतियों को नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह से विश्व के कई भागों में खनिज उत्पाद उद्योगों का विरोध किया गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फिलीपींस में कई संगठनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न माइंस कॉरपोरेशन का विरोध किया। इसके साथ ही आजकल बड़े बांधों का विरोध भी हो रहा है। बांधों के विरोध को नदी बचाओ आंदोलन के रूप में देखा जाता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में 1980 में फ्रैंकलिन नदी और उसके परवर्ती वनों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। भारत में बांध विरोधी आंदोलन में सबसे प्रमुख नर्मदा बचाओ आंदोलन है। इसी प्रकार से ग्रीन पीस जो आंदोलन है वो विकसित देशों का एक प्रमुख आंदोलन है जो उन सरकारी नीतियों का विरोध करता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। कब, कहां, कैसे, किसे क्या हासिल होता है, भू संसाधनों की राजनीति इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द जूझती रहती है। यूरोपीय शक्तियों का विश्वव्यापी प्रसार का प्रमुख कारण था संसाधन। जब समुद्री नौवहन के लिए इमारती लकड़ियों की जरूरत पड़ी तो यूरोपीय देशों ने अपने औपनिवेशिक देशों में जंगलों की निर्बाध ढंग से कटाई की। इसके बाद दोनों विश्व युद्ध और उसके बाद जब तेल महत्वपूर्ण संसाधन बन गया तो विकसित देशों ने तेलों पर अधिकार करने के लिए समुद्री मार्गों पर सेना की तैनाती की, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण किया, साथ ही पश्चिमी और मध्य एशिया में राजनीतिक अस्थिरता करवाई। बहुराष्ट्रीय निगम अपनी हित साधक समझौतों का समर्थन करवाते हैं। तेल जो है वैश्विक रणनीति में एक महत्वपूर्ण संसाधन बन चुका है। इसकी वजह से राजनीतिक संघर्ष छिड़ता है। पेट्रोलियम का इतिहास संघर्ष और युद्ध का इतिहास है। इसको हम पश्चिम या मध्य एशिया के इतिहास में देख सकते हैं। सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इराक दूसरे नंबर पर आता है। अमेरिका जो है इस क्षेत्र में तेल की वजह से ही अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। ये शेख पेट्रो डालर उल्लाह काला सोना मुल्क के सुल्तान, काला सोना मतलब पेट्रोलियम पदार्थ, ये कहते हैं मैं काला सोना मुल्क के शाही खानदान से हूँ। मैं ही हूँ वह शख्स जिसे लोग धन कुबेर कहते हैं। जब से मेरे मुल्क में काला सोना मिला है मेरी सल्तनत में करामात हो रहे हैं। जनाब बिग ऑयल और उनकी हुकूमत यहाँ एक रोज बड़ा खजाना खोजने आई। हमने तेल खोजा और सौदा पटा लिया। इन लोगों ने मुझे हथियार दिए, इतने हथियार कि उनका बोझ मुझे ही भारी लगने लगा है। हथियारों से लदा फंदा मैं जब कभी दांत निपोड़ता हूँ तो लोग अवाक रह जाते हैं। उन लोगों ने हथियार दिए और बदले में मैंने बिग ऑयल और उसके बेटे पौतों को तेल और अपनी वफादारी दी। मैं खुशहाल और मानदार हूँ और वे भी मस्ती और मजे में हैं। अगर उनकी फौज मेरे मुल्क में गश्त कर रही है तो मुझे क्या, बेशकीमती चीज की मैं कद्र करता हूँ। बिग ऑयल कहते हैं उनके राष्ट्रपति आज़ादी और जमहूरियत को बड़ा कीमती मानते हैं, इसलिए मैंने भी अपने मुल्क में आज़ादी और जमहूरियत को 7 तालों के भीतर बंद कर रखा है। ये पश्चिमी और मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति को बयान करता है। वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, इन शेखों का तानाशाही व्यवस्था है और विकसित देश इनको तेल के बदले में भरपूर पैसा, प्रौद्योगिकी और तकनीक देते हैं, साथ ही हथियार बेचते हैं, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करते हैं। ये जनाब बिग ऑयल यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एक दिन मैंने खुद से पूछा कि आखिर मैं अपने मुल्क के किस काम आ सकता हूँ। मेरे मुल्क में तेल की भूख विकट है, जब कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। चलो तो फिर तेल का इंतजाम करते हैं। मैं बाजार की आज़ादी का हामी हूँ। मतलब यह कि दूर के देशों में तेल के कुएं खोदने की आज़ादी, धरती की आबो हवा को मटिया मेट करने की आज़ादी और ऐसे कठपुतले तानाशाहों की ताजपोशी की आज़ादी जो अपनी जनता पर ही कोड़े फटकारे। हम कोई राजनीतिक दांव पेच नहीं करते। चुनाव अभियानों के वक्त हम रुपए पैसों से नेताओं की कुछ मदद भर कर देते हैं। बदले में हम उनसे कहते हैं कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। इस तरह हमें टीवी के कैमरों के सामने बेवकूफों की तरह हंसने और हाथ हिलाने का करतब दिखाकर शर्मसार नहीं होना। कि वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो अपने राजनेताओं को चुनावों के समय आकूत धन देती हैं और बदले में अपने हित साधक समझौतों को करवाती हैं। ये हैं श्री एंड श्रीमती बड़बोले।
हमारी गैराज में एक शानदार चीज नुमाया है ना, एकदम पतली चकाचक चमकीली कार, इसमें पावर स्टीयरिंग और ऑटोमेटिक गियर्स भी हैं। इसकी पिकअप लाजवाब है और माइलेज के तो क्या कहने, इसका धुआं वगैरह भी काफी कम निकलता है। देखिए, हमें जल्दी जल्दी घर पहुंचना है, हमें खूबसूरत जिंदगी की थोड़ी हड़बड़ी है, ऊपर वाला सबका भला करे। ये जनसाधारण की मानसिकता है जो भौतिक सुविधाओं और दिखावों में इन वाहनों की दास बन चुकी है। जनाब तख्ता पलट, आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत की बात करते हैं। शायद इसी वजह से वे बंदूक और मिसाइल को लेकर बड़े दरिया दिल हैं। ऐसी ही मिसाइल और बंदूकें उन्होंने हमें रूसी भालुओं से लड़ने के लिए दी। उन्होंने तो हमें लड़ने के लिए दांव पेच भी सिखाए। हमें नहीं पता था कि ये लोग तेल के पीछे पड़े हैं। बिग ऑयल हमेशा मीठी मीठी बात करते हैं और मन मोह लेते हैं, लेकिन हम लोग अभी आपस में जंगों की कबड्डी खेल रहे हैं। अब हमने खेल के अपने ही नियम बना लिए हैं। जनाब तख्ता पलट की सरकार अपने कायदे कानून बदलती रहती है। हमने कहा ये बात ठीक नहीं है। हमारे कुछ लोग अब जनाब तख्ता पलट की हुकूमत और वहां के लोगों से नफरत करने लगे हैं। मजा यह है कि तख्ता पलट को उसके ही खेल में जब मात देनी होती है तो उनके दिए गोले बारूद मिसाइल हमारे लिए बड़े काम आते हैं। ये वो उग्रवादी संगठन हैं जिन्हें विकसित राष्ट्रों ने वित्तीय संसाधन भी दिए, हथियार भी दिए और इन्हें अपने प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ खड़ा किया, राजनीतिक अस्थिरता फैलाई। और अब यही उग्रवादी संगठन न सिर्फ उन विकसित देशों के खिलाफ बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ खड़े हैं। ये पूरी तरह से राजनीति और स्वार्थ का एक चक्रव्यूह है। जब ऐसे देशों में तख्ता पलट होता है तो विकसित देशों के सैनिक उसमें जाते हैं। इसे कहते हैं नवोपनिवेशवाद। विकसित देशों का कहना है, हमने तुम्हारे देश को मटियामेट कर दिया, अब उसके पुनर्निर्माण का खर्चा दो। हम भुगतान के रूप में पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन स्वीकार करते हैं। इस विचित्रता को आप देख सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है पानी। भूजल का स्तर अब कम होता जा रहा है और साथ ही स्वच्छ जल की भी कमी है। हर जगह समान मात्रा में स्वच्छ जल है भी नहीं, इसलिए जल पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों में अक्सर हिंसक झड़पें होती रहती हैं। जैसे 1960 में इराक, जॉर्डन और सीरिया के मध्य हुआ। बच्चों, आप अपने आसपास देखिए आप कितना पानी नुकसान करते हैं। आइंस्टीन ने इसी के बारे में हमने जो शुरू में पढ़ा वो यही संकेत था। अगर आज हमने पानी को नहीं बचाया तो कल ये हमारे अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट बनकर उभरेगा, इसलिए हमें बूंद बूंद बचानी है। मूल निवासी 1882 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूल निवासियों की परिभाषा दी थी, जो किसी क्षेत्र विशेष पर बहुत समय से रहते आ रहे हैं, फिर किसी दूसरी संस्कृति और जाति के लोग आए और उनको अपने अधीन बना लिया। इनकी संख्या सबसे ज्यादा मध्य और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में है। साथ ही दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत और अफ्रीका में ये ज्यादा पाए जाते हैं। ये लोग अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक सामाजिक ढांचे पर अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग अपने निवास स्थान की हक की दावेदारी में पूरे विश्व में एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। भारत में इनको आदिवासी या जनजातीय समुदाय कहा जाता है और इनको संविधान में पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन देश के विकास का इनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं उसमें विस्थापित होने वाले समूहों में सबसे बड़ा समूह ये है। साथ ही इन्होंने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। 1975 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिजिनस पीपल नामक संस्था का गठन हुआ। साथ ही इसको परामर्शदात्री संस्था का दर्जा दिया गया। इसके अनुसार मूल निवासियों को बहुत सारे अधिकार दिए गए, जैसे कि अपनी विशिष्ट संस्कृति परंपराओं के उपभोग का अधिकार, आजीविका हेतु प्राकृतिक उत्पादों के उपभोग का अधिकार, साथ ही परंपरागत आवास बनाए रखने का अधिकार, अपनी अस्मिता अस्तित्व का अधिकार, शोषण से मुक्त जीवन का अधिकार। बच्चों, इस पृथ्वी पर प्रकृति ने बड़े से बड़े से लेकर सूक्ष्म सूक्ष्मतर जीव का अस्तित्व है, उसका अपना जीवन है। अगर मनुष्य अपने स्वार्थ में उनके जीवन, उनकी अस्तित्व को खतरा पहुंचाएगा तो कोरोना जैसी महामारी को हमको बार बार सामना करना पड़ेगा। और वस्तु स्थिति अब आपके सामने है। अब आपको सोचना है कि किस प्रकार से हम अपनी पृथ्वी को, अपने जीवन को बचाएं। पानी की एक एक बूंद बचानी है, प्रदूषण को कम करना है, प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाना है। धन्यवाद।